चले देखें, मौर्य काल से संबंधित प्रश्नोत्तर हम लोग को करना था। मौर्य काल देखेंगे। मौर्य काल से संबंधित पहला प्रश्न, निम्न में से कहां चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख कहां मिलता है? चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख कहां देखने को मिलता है? तो चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, जल्दी जल्दी आंसर करना शुरू करेंगे। चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख कहां देखने को मिलता है? जुबान से बोलते रहे कि चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख पतंजलि की महाभाष्य में देखने को मिलता है। पतंजलि की महाभाष्य में देखने को मिलता है। पतंजलि की महाभाष्य में चंद्रगुप्त की राजप्रसाद का उल्लेख देखने को मिलता है। पतंजलि की महाभाष्य में। पतंजलि किस समय काल के विद्वान थे? तो यह जो पतंजलि है वो विद्वान है किस समय काल के? तो यह शुंग काल के, शुंग वंश के विद्वान है। शुंग वंश के दौरान यह विद्वान देखने को मिलते हैं पतंजलि। शुंग वंश में कौन सा? पुष्यमित्र शुंग। कौन सा भाई? पुष्यमित्र शुंग। निश्चित रूप से आपको याद होगा शुंग वंश किस समय काल का है भाई? मौर्योत्तर काल का है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया हुआ था, संभवतः 2 अश्वमेध यज्ञ किया हुआ है। और पुरोहित कौन थे भाई? यही पतंजलि साहब थे। नहीं, पतंजलि का महाभाष्य से चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख मिलता है। दूसरे प्रश्न पे, सारनाथ के धर्मराजिका स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पहले तो धर्मराजिका स्तूप जो है वो कहां पे है? तो धर्मराजिका स्तूप है सारनाथ में। धर्मराजिका स्तूप कहां पर है? तो धर्मराजिका स्तूप सारनाथ में है और अशोक के समय काल में इसे निर्मित कराया गया था। अशोक के समय काल में धर्मराजिका स्तूप की स्थापना कहां कराई जा रही है? सारनाथ में धर्मराजिका स्तूप की स्थापना अशोक के समय काल में हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि माप की इकाई थी? तो मौर्य काल में भूमि माप की एक इकाई पूछा जा रहा है। भूमि माप की इकाई कौन सा है भाई? भूमि माप की इकाई निवर्तन है। कौन सी है? भूमि माप की इकाई निवर्तन है। धरण क्या है? तो पूर्ण, धरण, पण, ये सब क्या है भाई? तो ये सब सिक्के हैं इस समय काल के। क्या भाई? सिक्के हैं, ठीक है। और निवर्तन क्या है? भूमि माप की इकाई है। भूमि माप की इकाई है निवर्तन। चौथे पे बात करेंगे जल्दी जल्दी। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात का उल्लेख कौन कर रहा है? तो मुलाकात का उल्लेख कर रहे हैं कौन भाई? जस्टिन साहब उल्लेख कर रहे हैं। कौन? जस्टिन साहब उल्लेख कर रहे हैं। सिकंदर और सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के मुलाकात का उल्लेख कौन कर रहा है? मुलाकात का उल्लेख जस्टिन साहब कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या पता यह प्रश्न पूछ भी लिया जाए परीक्षा में इस बार आपके। जस्टिन साहब उल्लेख कर रहे हैं मुलाकात का। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य कहां के रहने वाले थे? तक्षशिला के रहने वाले थे। कहां के भाई? तक्षशिला के रहने वाले थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। और यह जो चाणक्य हैं न सिर्फ विष्णुगुप्त बल्कि इनको और किन किन नामों से जाना जाता है? बहुत सारे नाम बताए हुए हैं इनके। तो भाई चाणक्य को विष्णुगुप्त तो कहा ही जाता है, कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। कौटिल्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके गोत्र का नाम क्या था? प्रश्न अगर यह भी पूछ लिया गया कि चाणक्य के गोत्र का नाम क्या था, तो इनके गोत्र का नाम था कुटिल। कौन से गोत्र के थे? तो कुटिल गोत्र के थे। कौन से गोत्र के थे? कुटिल गोत्र के थे। और इनका नाम क्या हो गया? इनका नाम हो गया पक्षिल स्वामी। कौन सा भाई? पक्षिल स्वामी इनका नाम हो गया। और भी 2-3 नाम आपको बताए हुए हैं। चाणक्य की किताब है अर्थशास्त्र।
की किताब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को लेकर के एक दूसरी बात कि अर्थशास्त्र किस भाषा में है, तो यह संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में उपलब्ध। यह जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र पर टीका किसने लिखा था? अर्थशास्त्र पर टीका भट्ट स्वामी ने। कौन? भट्ट स्वामी ने टीका लिखा हुआ था। अर्थशास्त्र पर टीका किसने लिखा था? भट्ट स्वामी ने लिखा हुआ था। अर्थशास्त्र को आधुनिक काल में किसे प्राप्त हुआ था? तो मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे? मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्याम शास्त्री को यह अर्थशास्त्र किस लिपि में? ग्रंथ लिपि में लिखा हुआ प्राप्त हुआ था। किस लिपि में? ग्रंथ लिपि में लिखा हुआ प्राप्त हुआ था। मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्याम शास्त्री को अर्थशास्त्र ग्रंथ लिपि में ताड़ के पत्ते पर लिखा हुआ, ताड़ के पत्ते पर लिखा हुआ, ताड़ के पत्ते पर लिखा हुआ ग्रंथ लिपि में ताड़ के पत्ते पर लिखा हुआ प्राप्त हुआ था। और किसके साथ? भट्ट स्वामी की टीका के साथ प्राप्त हुआ था। भट्ट स्वामी की टीका के साथ प्राप्त हुआ था। यह जो अर्थशास्त्र है भाई, कुल कितने भाग में है? 15 भाग में है। कितने प्रकरण में है? तो भाग का मतलब प्रकरण हो गया। कितने प्रकरण में है? 15 प्रकरण में है। कितने अध्याय में है? तो 180 अध्याय में बटा हुआ है। क्यों भाई? क्लियर है? अब अर्थशास्त्र को लेकर के एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि यह किस विषय पर लिखा हुआ है, तो शासन के सिद्धांत हैं। इसमें शासन के सिद्धांत हैं, अर्थात यह विधि पर लिखी हुई किताब है, यह राजनीति पर लिखी हुई किताब है, यह प्रशासन पर लिखी हुई किताब है। नाम भले ही अर्थशास्त्र है तो क्या हो गया? यह प्रशासन, राजनीति, विधि या शासन के सिद्धांत पर लिखी हुई किताब है। बस काम खत्म। अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछा गया या कौटिल्य से प्रश्न पूछा गया, निश्चित रूप से आपके लिए आसान है। कौटिल्य को एक उपनाम भी है। इनका एक उपनाम क्या है? इनको भारत का क्या कहा जाता है? भारत का क्या कहा जाता है कौटिल्य को? आप बताएंगे। भारत का क्या कहा जाता है? अच्छा, यह मैसूर विश्वविद्यालय के श्याम शास्त्री को कब मिला हुआ था? तो यह संभवतः 1904 में मिला हुआ था। यह भी याद रख ले, 1904 में मिला हुआ था। मैसूर के श्याम शास्त्री ने ही 1915 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया था। अंग्रेजी अनुवाद श्याम शास्त्री ने ही 1915 में प्रकाशित कराया हुआ था। याद रखना है भाई। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली अर्थात इटली, मैकियावेली कौटिल्य साहब को ही कहा जाता है। क्लियर हो गया भाई अर्थशास्त्र और कौटिल्य। आगे बात करेंगे छठे प्रश्न पे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में एक बात और कि अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्य राजा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। किसी मौर्य राजा के नाम का उल्लेख मिलता है तो उल्लेख नहीं मिलता है। याद रखेंगे, नहीं मिलता है, महत्वपूर्ण बात है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है। सातवें की बात करेंगे। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? राज्य के सप्तांग सिद्धांत की जानकारी कहां से मिलती है? तो अर्थशास्त्र से मिलती है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की जानकारी कहां से मिलती है? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। और राज्य के सप्तांग सिद्धांत में क्या बताया गया है कि कोई भी राष्ट्र होता है, राज्य होता है, वह 7 अंगों पर टिका हुआ होता है। राजा होता है, मंत्री होता है, राष्ट्र होता है,
दुर्ग होता है, बल होता है, कोश होता है और मित्र होता है। यह सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग बताए गए हैं। 7वां कौन सा अंग था? तो भाई 7वां अंग कौन सा होगा? मित्र होगा। कौन सा होगा? मित्र होगा। बात करेंगे आगे। कौटिल्य कहां के निवासी थे? कौटिल्य कहां के निवासी थे? तो कौटिल्य साहब तक्षशिला के निवासी थे। कहां के निवासी थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के यह टीचर भी थे। आगे बात करेंगे। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार स्थल से कौन से नगर का प्राचीन अवशेष प्राप्त हो रहा है? पाटलिपुत्र का। कुम्हरार से पाटलिपुत्र की जानकारी मिल रही है। कुम्हरार से पाटलिपुत्र की जानकारी मिल रही है। आगे बात करेंगे 10वें प्रश्न पे। बुलंदी बाग, कुम्हरार बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग किसका प्राचीन, कौन सा प्राचीन स्थल था? पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थल कौन से नाम से? बुलंदी बाग के नाम से। पाटलिपुत्र, बुलंदी बाग। पाटलिपुत्र, कुम्हरार। पाटलिपुत्र, बुलंदी बाग। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? यह पराजित करना ही गलत लिखा हुआ है, पराजित नहीं किया था। दोनों के बीच समझौता हो जाता है अनिर्णय की स्थिति में। दोनों के बीच समझौता हो जाता है। यह कब हो रहा है? 305-4 ईसा पूर्व में। 305-4 ईसा पूर्व में दोनों के बीच समझौता होता है। और जो यह समझौता होता है तो समझौते में 2-3 बातें देखने को मिलती हैं। यह जो समझौता हो रहा है, समझौते में 2-3 बातें देखने को मिल रही हैं। एरियाना के क्षेत्र किसने दिए? एरियाना के क्षेत्र कौन से? 4 क्षेत्र किसने दिए? सेल्यूकस ने दिए। किसको दिए? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त को दिए। एरियाना का क्षेत्र, 4 क्षेत्र सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिए। सेल्यूकस ने क्या और दिया? सेल्यूकस ने अपनी बेटी, अपनी पुत्री, जिसका नाम था, बहन नहीं है पुत्री है, बहन नहीं है पुत्री है, हेलेना का विवाह कर दिया। विश्व का, ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा था? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह यही चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह था। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा था? यही था। इसके साथ साथ अब चंद्रगुप्त भी विवाह होता है तो खुश हो जाता है। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को, ससुर जी को 500 हाथी दान में दिया था। यह बात कौन कह रहा है? संभवतः स्ट्रैबो कह रहा है कि 500 हाथी दान में दिया हुआ था। क्यों भाई? क्लियर हो गया? यह 3 महत्वपूर्ण बातें थी। अब ये जो एरियाना का क्षेत्र है वो कौन कौन सा क्षेत्र था भाई? तो एरिया, अराकोसिया, यह भी याद रखना है। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेमिसदई, ये क्षेत्र है। पेमिसदई का मतलब क्या है? काबुल। पेमिसदई का मतलब काबुल। जेड्रोसिया का मतलब मकरान। अगर अकोसिया का मतलब कंधार, एरिया का मतलब हेरात। याद रखना है, आ जाएगा मिलान करने के लिए भाई। क्लियर है? आगे बढ़े। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेमिसदई, ठीक है। एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरान, पेमिसदई, काबुल। यह एरियाना के 4 प्रांत हो गए। 12 की बात करेंगे, मिलान करना है। एक तरफ स्थान दिया हुआ है, दूसरे तरफ स्तूप दिया हुआ है, मिलान करना है। कौशांबी से कौन सा स्तूप प्राप्त हो रहा है? घोषिताराम। कौन सा भाई? घोषिताराम। कुशीनगर से क्या प्राप्त हो रहा है? राणाभर स्तूप। कुशीनगर से राणाभर स्तूप। सारनाथ से धम्मेक स्तूप। सारनाथ से धम्मेक स्तूप। श्रावस्ती अर्थात सहेत महेत। श्रावस्ती अर्थात सहेत महेत। क्यों भाई?
अब जो भी होगा देख लेंगे फिर से। कौशांबी, कौशांबी से क्या मिलान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौशांबी से घोषिताराम, जिनको ना पता हो नोट करते रहे, घोषिताराम। कुशीनगर से कौन सा भाई, कुशीनगर, राणाभर स्तूप, राणाभर स्तूप प्राप्त हो रहा है। सारनाथ से धम्मेक स्तूप प्राप्त हो रहा है। धम्मेक स्तूप कहां से प्राप्त हो रहा है, सारनाथ से। और श्रावस्ती की पहचान, श्रावस्ती की पहचान सहेत महेत स्थान से की जाती है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है गुर्जरा लघु शिलालेख, जिसमें अशोक के नाम का नामोल्लेख किया गया है, वह कहां से प्राप्त हो रहा है, कहां स्थित है। गुर्जरा की बात हो रही है। कौन सी, गुर्जरा की बात हो रही है। गुर्जरा से अशोक का नाम उल्लेख प्राप्त हो रहा है, अर्थात गुर्जरा, गुर्जरा से अशोक का कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। गुर्जरा से अशोक का कोई अभिलेख प्राप्त हो रहा है जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख, अशोक के नाम का उल्लेख। अब दो बातें बनती हैं। तमाम जो अभिलेख हैं अशोक के, तमाम अभिलेखों में अशोक के तमाम जो अभिलेख हैं उसमें देवानाम प्रिय उपाधि, देवानाम प्रिय उपाधि देखने को मिलती है। देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय। यह अशोक की राजकीय उपाधि थी, अशोक की राजकीय उपाधि थी। जबकि कुछ अभिलेखों में, कुछ लेखों में अशोक का, कुछ लेखों में वास्तविक नाम अशोक लिखा मिला है, वास्तविक नाम अशोक लिखा मिला है। वह कुछ अभिलेख कौन से हैं, तो कुछ अभिलेख में पहला नाम आएगा मास्की का। मास्की, मास्की सबसे पहला है, मास्की। मास्की अभिलेख 1837 में, 1837 में मास्की। और मास्की के बाद गुर्जरा, गुर्जरा। मास्की कहां पे है, कर्नाटक में है। गुर्जरा की बात हो गई, कहां पे है गुर्जरा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दतिया जिला। गुर्जरा, नित्तूर तीसरा स्थान, नित्तूर। चौथा हो गया उदय गोलम। नित्तूर कहां पे है, उदय गोलम कहां पे है, तो ये दोनों कर्नाटक में है, ठीक है। तो कर्नाटक के 3 स्थानों से मास्की, नित्तूर, उदय गोलम, ये 3 स्थानों से अशोक का जो लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, लघु शिलालेख जो प्राप्त हुआ है, इन 3 स्थानों से अशोक का जो लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें अशोक का वास्तविक नाम अशोक लिखा मिला हुआ है। और ये जो गुर्जरा है जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हो रहा है, यह लघु शिलालेख, इसमें भी अर्थात कुल चार जो यह स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं अशोक के लघु शिलालेख, उसमें अशोक का वास्तविक नाम अशोक लिखा मिला हुआ है। नहीं तो तमाम अभिलेखों में अशोक के कुल क्या लिखा मिला हुआ है, देवानाम प्रिय, जो कि उसकी राजकीय उपाधि थी। अब यहीं पे प्रश्न बनेगा, आप बताएंगे उत्तर। पहला प्रश्न बनता है कि अशोक के अभिलेख जो हैं, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख सामान्यतः किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करते चले जाएं। किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं सामान्यतः अशोक के अभिलेख। दूसरा प्रश्न, अशोक के जो अभिलेख हैं कुल कितने लिपियों का प्रयोग, लिपि भाषा का प्रयोग किया गया है, आप बताते रहेंगे। अशोक के अभिलेखों में किस एक लेखक का नाम देखने को मिलता है, जल्दी जल्दी बताते चले जाएंगे। तो अशोक दक्षिण भारत में सोने की खान, ठीक है। सार्वजनिक स्थलों से, व्यापारिक मार्गों से, कौन से क्षेत्रों से, सार्वजनिक स्थलों से, व्यापारिक मार्गों से दक्षिण भारत में सोने की खानों के नजदीक बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं। उद्देश्य क्या था ऐसे स्थानों पर इसको गढ़वाने का, ज्यादा से ज्यादा लोग अशोक के इन राज्य आदेशों को देख सके, पढ़ सके और आम जनता को बता सके। अशोक के अभिलेखों में कुल कितने भाषा लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइक और यूनानी। कितने, कुल चार। सबसे ज्यादा कौन
लिपि का सर्वाधिक कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का। कौन सी भाई? सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि का। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कौन सी? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कौन सी? खरोष्टी लिपि का। खरोष्टी लिपि से ही उर्दू भाषा का विकास हुआ है। पश्चिमोत्तर के बाद सीमांत, उत्तरी सीमांत क्षेत्र में, उत्तरी सीमांत क्षेत्र में अरमाइक। अरमाइक का मतलब क्या? अरमाइक का मतलब सीरियाई, और इसके साथ साथ यूनानी, अर्थात सीरियाई मूल और यूनानी मूल के लोग उत्तरी सीमांत क्षेत्र में रहते थे इस वजह से। ठीक है, आगे बात करेंगे भाई। चापड़ हो गया। तो भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या था? ये जो गुर्जरा लघु शिलालेख है मध्य प्रदेश के दतिया जिले से। आगे बढ़े, सब रिकॉल हो रहा है। 14 की बात करेंगे। कलसी, कलसी अर्थात देहरादून, कलसी अर्थात देहरादून, कलसी अर्थात देहरादून। कलसी प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि अशोक का दीर्घ शिलालेख प्राप्त हो रहा है। अशोक का दीर्घ शिलालेख प्राप्त हो रहा है। अशोक के दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितनी है? अशोक के, आप बताएंगे, अशोक के दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितनी है? दीर्घ शिलालेखों की संख्या, संख्या कहने का मतलब क्या है? संख्या कहने का मतलब है कि अशोक के दीर्घ शिलालेखों में कुल कितनी बातें बताई गई हैं, और दीर्घ शिलालेख जो हैं कुल कितने स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं। तो दीर्घ शिलालेख कुल 8 स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं, और संख्या कितनी है? 14 है। संख्या कितनी है? 14 है, और 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं। ये जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं, इसमें मनसेहरा, मनसेहरा एंड शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? आप बताएंगे। इन 8 में से मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, इन 8 दीर्घ शिलालेखों वाले स्थानों में से 2, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? क्या होगा भाई? खरोष्टी लिपि। कौन सी भाई? खरोष्टी लिपि। कौन सी? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। जबकि अन्य 6 में कौन सी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है? तो अब प्रश्न बनेगा फिर आपके लिए कि अशोक के जो दीर्घ शिलालेख हैं उनमें किन किन लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के दीर्घ शिलालेखों में, अशोक के दीर्घ शिलालेखों में मात्र 2 लिपि का प्रयोग देखने को मिल रहा है। कौन कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्टी। क्यों भाई? नया प्रश्न मिला? क्लियर? नया प्रश्न बन गया एक। लघु शिलालेखों में ब्राह्मी का भी प्रयोग है, खरोष्टी का भी प्रयोग है, अरमाइक और यूनानी का भी प्रयोग है। अब यहीं पे एक बात और निकल करके आ जाएगी। लंपक लेख कहां से प्राप्त हुआ है? अशोक का लंपक लेख कहां से प्राप्त हुआ है? आप बताएंगे। लंपक लेख कहां से प्राप्त हुआ है? और अशोक का द्विभाषी अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? जल्दी जल्दी बताएंगे उत्तर। लंपक अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, और अशोक का द्विभाषी अभिलेख कहां से प्राप्त हो रहा है? अफगानिस्तान। लंपक लेख कहां से प्राप्त हो रहा है? अफगानिस्तान से प्राप्त हो रहा है। क्यों भाई? लंपक लेख, लंपक को ही क्या कहा जाता है? लमधान या लमघान, लमधान या लमघान लेख, लंपक लेख को ही कहा जाता है। कहां से? अफगानिस्तान से प्राप्त हो रहा है। जबकि अशोक का द्विभाषी अभिलेख कहां से प्राप्त हो रहा है? कंधार से प्राप्त हो रहा है। कंधार से प्राप्त हो रहा है अशोक का द्विभाषी अभिलेख। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया।
आगे बात करते हैं 15 की। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? धार्मिक सहिष्णुता की बात अशोक के कौन से अभिलेख में की जा रही है? धार्मिक सहिष्णुता की बात अशोक के कौन से अभिलेख में की जा रही है? तो भाई अशोक के दीर्घ शिलालेख संख्या 12 में, कौन से में? 12 में सभी धर्मों के सार तत्व में वृद्धि हो, धार्मिक सहिष्णुता की बात कहां की जा रही है? सभी धर्मों के सार तत्व में वृद्धि हो, अर्थात शिलालेख संख्या 12 में धार्मिक सहिष्णुता की बात की जा रही है। शिलालेख संख्या 12 और फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसी में व्रजभूमिक की बात की जा रही है, व्रजभूमिक नामक अधिकारी की बात की जा रही है। इसी में स्त्री महामात्य की बात की जा रही है। स्त्री महामात्य का उल्लेख कौन से अशोक के शिलालेख में हुआ है? तो अशोक के शिलालेख संख्या 12 में, दीर्घ शिलालेख संख्या 14 में से जो 12वां है उसी में स्त्री महामात्य की बात की जा रही है। इत्तिझाक नामक अधिकारी की बात कहां की जा रही है? इत्तिझाक अधिकारी की बात, स्त्री महामात्य, स्त्री इत्तिझाक की बात कहां की जा रही है? 12वें में ही की जा रही है। क्लियर है भाई? कॉपी का सारा कुछ याद आ रहा है? आगे बात करेंगे 16। टॉलमी फिलाडेल्फस, टॉलमी द्वितीय, ठीक है, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहां का शासक था? आप बताएंगे क्या होगा इसका भाई? टॉलमी कहां का राजा था? तो टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। कहां का? मिस्र का। अशोक के दीर्घ शिलालेख संख्या 13 नहीं और 2 भी, 13 और 2 में यूनानी राज्यों का उल्लेख मिलता है। क्यों भाई? यूनानी राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। 13 पहले इस वजह से लिखा क्योंकि पेपर में सामान्यतः 13 ही देखने को मिलता है, ठीक है। 13 और 2 में यूनानी राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। 13 में क्या कहा जा रहा है? कुल 5 यूनानी राज्यों की बात की जा रही है। कुल 5 यूनानी राज्यों की बात की जा रही है 13 में। अशोक के समय काल में कुल 5 यूनानी राज्यों की बात दीर्घ शिलालेख संख्या 13 में कही जा रही है। वो 5 यूनानी राज्य कौन से थे? तो 5 यूनानी राज्य कोई बताएगा भाई? 5 यूनानी राज्य कौन से हैं? एक है सीरिया, एक है मिस्र, फिर उसके बाद एपीरस, फिर मगस और सीरीन, अलिक सुंदर अर्थात सीरीन प्रांत, अफ्रीका का सीरीन प्रांत यह अफ्रीका है, ठीक है। और अब देखते हैं ये जो सीरिया में है एंटीओकस है। कौन है? एंटीओकस कौन सा? प्रथम की द्वितीय? एंटीओकस द्वितीय। अशोक के समय काल में एंटीओकस द्वितीय, अशोक के समय काल में एंटीओकस द्वितीय। क्यों? क्योंकि अशोक के पापा बिंदुसार के समय इनके पापा अर्थात एंटीओकस प्रथम किसके समकालीन थे? तो एंटीओकस बिंदुसार के, और अशोक के समकालीन एंटीओकस द्वितीय। टॉलमी सेकंड कहां के? तो टॉलमी सेकंड मिस्र के। क्यों भाई? याद आ रहा है? याद है ये सब की? और बताएं भाई।
अलीक सुंदर का नाम पता है आपको? अलीक सुंदर, अलीक सुंदर कहां का? अफ्रीका के सेरीन प्रांत का। मगस कहां का? तो यह हो गया एंटीगोनस, 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 ठीक है। और ये एंटीगोनस, एंटीगोनस कहां का हो रहा है? ये एंटीगोनस जो है मेसिडोनिया का हो रहा है। कहां? मकदूनिया का हो रहा है, मकदूनिया का हो रहा है, मकदूनिया अर्थात यूनान। मगस, मगस अर्थात एपीरस, मगध, मगस ये राजा का नाम है और एपीरस यह स्थान का नाम है। और अफ्रीका के सीरीन प्रांत अलीक सुंदर, यह 5 क्षेत्र है और 5 यूनानी राजाओं के नाम है, ठीक है। आगे बात करेंगे 16वें की। निम्नलिखित में से किसने अशोक को मातृदेवी का उपासक बताया है? मातृदेवी का उपासक, ये तो भाई नई बात मिल गई। अशोक के संदर्भ में कहा जाता है कि अशोक जो है सबसे पहले शिव का उपासक था, शिव का उपासक बताया गया है। शिव का उपासक कहां बताया गया है आप बताएंगे? शिव का उपासक आरंभ में अर्थात बचपन में, आरंभ में अशोक शिव का उपासक था। यह जानकारी कहां से मिलती है आप बताइए जल्दी से, जानकारी कहां से मिलती है? फिर शिव का उपासक था, उसके बाद फिर क्या होता है? अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है और अशोक बुद्धम संघम धम्मम शरणम गच्छामि वाली बात कहां पे देखने को मिलती है? भब्रू लेख में देखने को मिलती है, भब्रू लेख में देखने को मिलती है। भब्रू को और क्या कहा जाता है? बैराट लेख भी कहा जाता है। लेकिन अशोक मातृदेवी का उपासक था, यह बिल्कुल नया प्रश्न आ गया। याद करेंगे लामा तारानाथ, तिब्बती बौद्ध लामा तारानाथ ने कहा है कि अशोक मातृदेवी का भी उपासक। अशोक को शिव का उपासक कहां बताया गया है? राजतरंगिणी में, बिल्कुल सही याद है भाई, ठीक है, याद रहेगा। तारानाथ ने इनको मातृदेवी का उपासक बताया है। आगे बात करेंगे 18 की। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। मौर्य समाज की बात हो रही है, 7 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कह रहा है कि मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था? मेगास्थनीज की इंडिका में, मेगास्थनीज की इंडिका में बताया जा रहा है कि मौर्य समाज 7 भागों में बटा हुआ था। अब मेगास्थनीज की इंडिका में क्या यह कहा जा रहा है कि भारत में दास प्रथा विद्यमान थी, हां या ना? भारत में दास प्रथा था या नहीं था? क्या उत्तर है इसका? अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में क्या कहा है कि भारत में दास प्रथा था या नहीं था? क्या होगा उत्तर आप बताएंगे? क्या भारत में अकाल पड़ता था, हां या नहीं? क्या कह रहा है मेगास्थनीज? क्या भारत के लोगों को लिखने अर्थात लिखित दस्तावेज रखते थे ये लोग, हां या नहीं? क्या होगा भाई? सबका उत्तर होगा नहीं। क्यों? भारत आने वाला प्रथम राजदूत कौन था? भारत आने वाला प्रथम एम्बेसडर, प्रथम राजदूत कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज किसका दूत बनकर के आता है? सेल्यूकस का दूत बनकर के आता है, सेल्यूकस का दूत बनकर के आता है। मेगास्थनीज अपनी किताब इंडिका लिखा हुआ था। मेगास्थनीज की किताब का नाम है इंडिका। इंडिका खो गई थी, इंडिका खो गई थी, लेकिन मेगास्थनीज के बाद के समय काल के जो भी तमाम इतिहासकार हैं तो उनमें टॉलमी को छोड़कर, नहीं भाई, टॉलमी को छोड़कर, किसको छोड़कर? टॉलमी को छोड़कर अन्य बाद के यूरोपीय इतिहासकारों ने
इसका विवरण दिया है, इसका विवरण दिया है। नहीं, किसको छोड़ करके? टॉलमी को छोड़ करके, प्लीनी, एरियन, जस्टिन, स्ट्रैबो, ये सब मेगास्थनीज वाली इंडिका में जो बात लिखी हुई थी उसको उद्धरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेगास्थनीज ने इंडिका में यह बात लिखी हुई थी। लेकिन टॉलमी एक ऐसा शख्स था जिसने मेगास्थनीज की इंडिका का कोई उद्धरण नहीं दिया हुआ है। क्यों भाई? पता है, ये पता है। नगर प्रशासन की बात कौन करता है? नगर प्रशासन की बात कौन करता है? नगर प्रशासन की बात मेगास्थनीज करता है। सैन्य प्रशासन की बात कौन करता है? सैन्य प्रशासन की बात मेगास्थनीज करता है। उत्तरापथ की जानकारी कौन दे रहा है? तो उत्तरापथ की जानकारी मेगास्थनीज भी दे रहा है और मेगास्थनीज भी दे रहा है एंड अर्थशास्त्र भी दे रहा है। क्यों भाई? मेगास्थनीज दक्षिण भारत के पांड्य राज्य की बात करता है। मेगास्थनीज दक्षिण भारत के पांड्य राज्य की बात करता है। मोती के लिए फेमस था पांड्य राज्य, इसकी बात करता है। मेगास्थनीज बताता है पांड्य राज्य में एक महिला राजा थी, महिला शासिका थी। क्यों भाई? याद आ रहा है? याद आ रहा है? अब प्रश्न बनेगा यहां पे कि नगर प्रशासन की बात हो रही है तो समिति व्यवस्था की उल्लेख कौन कर रहा है? समिति व्यवस्था का उल्लेख कौन कर रहा है? मेगास्थनीज कर रहा है। नगर प्रशासन के संदर्भ में कितने सदस्यों की? तो 30 सदस्यों की। 30 सदस्यों की यह जो समिति थी, कुल कितनी समिति थी? तो समिति की संख्या है कुल 6 समितियां थी, प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। तो कुल सदस्यों की कितनी संख्या हो गई? 30 सदस्यीय समिति हो गई। सैन्य प्रशासन की बात करता है तो सैन्य प्रशासन में समिति व्यवस्था का उल्लेख कौन करता है? न सिर्फ नगर प्रशासन बल्कि सैन्य प्रशासन दोनों के लिए समिति व्यवस्था का उल्लेख कर रहा है मेगास्थनीज अपने इंडिका में। और समिति व्यवस्था के अंतर्गत कुल 30 सदस्यीय समिति की बात करता है। यह 30 सदस्य कुल 6 समितियों में बटे हुए थे। कुल समितियों की संख्या कितनी थी? 6। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। याद आया भाई? अब मेगास्थनीज से भी कुछ भी प्रश्न आएगा बन जाएगा, विश्वास है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 19वें पे। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है? तो नगर प्रशासन की बात हो गई, चाहे सैन्य प्रशासन की बात हो गई, कौन जानकारी दे रहा है? तो जानकारी दे रहा है मेगास्थनीज दे रहा है, मेगास्थनीज की इंडिका दे रही है। क्लियर? आगे बात करते हैं 20। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? सीता, राम जी की बात नहीं हो रही है, सीता जी की बात हो रही है। राजकीय भूमि से प्राप्त, राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाती थी। क्यों भाई? सब आता है हमको। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व इकट्ठा कौन कर रहा है? राजस्व इकट्ठा समाहर्ता कर रहा है। राजस्व इकट्ठा कौन कर रहा है? समाहर्ता कर रहा है। राजस्व इकट्ठा हो गया तो राजकोष में चला गया और कोषाध्यक्ष कौन था? तो कोषाध्यक्ष था सन्निधाता। क्यों भाई? कोषाध्यक्ष कौन हो गया? राजकोष में जा रहा है तो राजकोष का अधिकारी कौन हो गया? सन्निधाता कोषाध्यक्ष हो गया। प्रदेष्ट्रा क्या था भाई? प्रदेष्ट्रा क्या था? कोई बताएगा? अंतःपाल कौन था? अंतःपाल कौन था? जल्दी बताएं। प्रदेष्ट्रा, प्रदेष्ट्रा के बारे में बताएं। यह प्रदेष्ट्रा कौन था? जल्दी से बताएं। प्रदेष्ट्रा, प्रदेष्ट्रा क्या था? प्रदेष्ट्रा जल्दी से बताएं। व्यावहारिक क्या होता था? व्यावहारिक क्या होता था?
जल्दी से बताएंगे। फौजदारी न्यायाधीश, फौजदारी मामलों का न्यायाधीश कौन होता था? तो फौजदारी मामलों का न्यायाधीश प्रदेष्ट्रा होता था। व्यवहारिक क्या होता था? दीवानी मामलों का न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। क्यों भाई? अंतःपाल कौन होता था भाई? यह बता दें, अंतःपाल कौन होता था? फिर और बताएंगे द्वारिक कौन होता था? द्वारिक, द्वारिक कौन होता था? तो अंतःपाल भाई सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो अधिकारी होता था उसको अंतःपाल कहा जाता था। अंतःपाल कहा जाता था। द्वारिक किसे कहा जाता था? तो राजमहल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, राजमहल की आवश्यकता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ, राजमहल की आवश्यकता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ अधिकारी द्वारिक कहलाता था। यह जो फौजदारी न्यायालय होता था उसको क्या कहा जाता था? कंटक शोधन कहा जाता था। फौजदारी जो न्यायालय होता था उसको क्या कहा जाता था? कंटक शोधन कहा जाता था। और जो व्यवहारिक न्यायालय होता था उसको क्या कहा जाता था? धर्मस्थीय कहा जाता था। याद है भाई? चले आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था? माप तौल से संबंधित बात हो रही है। माप तौल का प्रभारी कौन था? तो माप तौल का प्रभारी पोतवा अध्यक्ष था। कौन था भाई? माप तौल का अधिकारी कौन था? तो माप तौल का अधिकारी पोतवा अध्यक्ष था। कौन था भाई? माप तौल का ये अधिकारी कौन था? पोतवा अध्यक्ष था। सीता अध्यक्ष कौन था? तो सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि, राजकीय कृषि भूमि से संबंधित जो अधिकारी था वो सीता अध्यक्ष होता था। सूना अध्यक्ष कौन होता था? बूचड़ खाना, बूचड़ खाना का जो अधिकारी होता था वो सूना अध्यक्ष कहलाता था। यह पन्या अध्यक्ष कौन होता था? पन्या अध्यक्ष कौन होता था? जल्दी से बताएंगे। पन्या अध्यक्ष आप बताएंगे कौन होता था? संस्था अध्यक्ष किसे कहा जाता था? जल्दी जल्दी बताएंगे। पन्या अध्यक्ष कौन होता था? संस्था अध्यक्ष कौन होता था? और बताएंगे कुप्या अध्यक्ष कौन होता था? कुप्या अध्यक्ष कौन होता था? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बताएंगे पन्या अध्यक्ष कौन होता था? पन्या, पन्या अध्यक्ष कौन होता था? व्यापारी, व्यापारियों का प्रमुख नहीं, व्यापार विभाग, व्यापार विभाग, ठीक है। संस्था अध्यक्ष कौन होता था? संस्था अध्यक्ष कौन होता था? जल्दी बताएंगे। संस्था अध्यक्ष कौन होता था? व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष कौन होता था? जल्दी जल्दी बताएंगे। कुपया अध्यक्ष कौन होता था? कुपया अध्यक्ष कौन होता था? विविता अध्यक्ष कौन होता था? विविता अध्यक्ष कौन होता था? जल्दी जल्दी बताते रहेंगे। व्यापारिक मार्गों का प्रमुख, व्यापारिक मार्गों का प्रमुख कुप्या अध्यक्ष कौन हो गया? तो कुप्या अध्यक्ष वन संपदा, वन संपदा कुप्या अध्यक्ष हो गया। और विविता अध्यक्ष कौन हो गया? चरागाह का, चरागाह का। अब यहीं पे एक प्रश्न और, टकसाल का प्रमुख कौन होता था? टकसाल का प्रमुख कौन होता था? या मुद्रा से संबंधित प्रमुख कौन होता था? जल्दी बताएंगे। टकसाल का प्रमुख या मुद्रा प्रमुख कौन? लक्षणाध्यक्ष होता था। याद है सब?
अब एक बात यहीं पे और कि ये सारी जो जानकारी है ना अर्थशास्त्र से मिल रही है, अर्थशास्त्र से मिल रही है। अर्थशास्त्र में मंत्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मंत्री के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जल्दी से बताएंगे। मंत्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दूसरी बात कि अर्थशास्त्र में उपधा परीक्षण की बात हो रही है। यह उपधा परीक्षण क्या था? अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थों का उल्लेख है? तीर्थों का उल्लेख कितना है? अर्थशास्त्र में अध्यक्षों का उल्लेख कुल कितना है? जल्दी जल्दी बताते रहे भाई। अमात्य कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। अच्छा, अब अर्थशास्त्र में उपधा परीक्षण क्यों होता था? उपधा परीक्षण क्यों हो रहा है? उपधा परीक्षण किसकी जांच की जा रही है? चरित्र की जांच की जा रही है। उपधा परीक्षण में मंत्रियों के चरित्र की जांच की जा रही है, नहीं, चरित्र की जांच की जा रही है। तीर्थ कितने होते थे? कुल 18 तीर्थों का उल्लेख है। अध्यक्ष कितने होते थे? कुल 27 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। 23, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? कनक मुनि बुद्ध का एक रूप कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अशोक का कौन सा एक अभिलेख है? आप बताएंगे। अशोक का कौन सा एक अभिलेख है जो कनक मुनि बुद्ध की बात करता है? तो भाई निगाली सागर। क्यों भाई? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख कनक मुनि बुद्ध की बात करता है। अच्छा, ये बताएं कि रुम्मिनदेई अभिलेख स्तंभ अभिलेख कहां से प्राप्त हो रहा है? कहां से प्राप्त हो रहा है रुम्मिनदेई अभिलेख? जल्दी बताएंगे। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख की यात्रा कब किया था? जल्दी बताएंगे। यात्रा कब कर रहा है? रुम्मिनदेई स्तंभ अर्थात रुम्मिनदेई की यात्रा कब कर रहा है? जल्दी जल्दी बताते रहेंगे सब। निगाली सागर यह जो स्थल है ना, कनक मुनि बुद्ध वाला स्थान जो है, उसकी यात्रा कब कर रहा है? रुम्मिनदेई की यात्रा कब कर रहा है? यह भी आपको पता है। रुम्मिनदेई किस प्रकार का यह स्तंभ लेख है? तो आर्थिक लेख इसको कहा जाता है। आर्थिक लेख किसने कहा है? यह भी आपको बताया हुआ है। यहां पे क्या किया जा रहा है? तो यहां पे परिहार किया जा रहा है। परिहार का मतलब क्या है? कर में छूट, कर में छूट। भाग बलि की बात की गई थी ना, भाग बलि की बात की गई थी। 1/6 से क्या कर दिया गया? 1/8 कर दिया गया, घटा दिया गया था। क्यों भाई? 20वें वर्ष। ठीक है, ठीक है, आगे बात करेंगे। 24 की बात करेंगे। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? आप बताएंगे। थोड़ी देर पहले ही बताया है। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो मकदूनिया मैसिडोनिया में एंटीगोनस था। कौन? एंटीगोनस था। टॉलमी कहां पर था?
मिस्र में। टॉलमी कहां पर? मिस्र में। एंटियोकस द्वितीय कहां पे? सीरिया में। एंटियोकस कहां पे? सीरिया में। मगस नाम का राजा कहां पे? एपीरस में। एपीरस में। और पांचवा कौन था? अलिक सुंदर था। अलिक सुंदर कहां पर? तो यह सीरीन प्रांत, अफ्रीका के सीरीन प्रांत में। ठीक है भाई, यह 5 यूनानी राजाओं, समकालीन राजाओं की बात बताया। एंटीगोनस बी उत्तर होगा इसका, बी उत्तर होगा एंटीगोनस, मकदूनिया में। आगे बात करेंगे 25 की। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? अर्थात मौर्य काल में तक्षशिला यह जो प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था और भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, भारत का या यूं कह ले विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला था। और के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तो यहां पे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय 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 वैश्य के लिए। आगे बात करेंगे किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? धम्म का अंग माना है किस शिलालेख में? अल्प व्यय और अल्प संग्रह की बात हो रही है अशोक के तीसरे दीर्घ शिलालेख में। अशोक के तीसरे दीर्घ शिलालेख में, अशोक के तीसरे दीर्घ शिलालेख में, अशोक के तीसरे दीर्घ शिलालेख में अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह की बात की जा रही है। अब यह जो तीसरा दीर्घ शिलालेख है ना, तीसरा दीर्घ शिलालेख है ना, तीसरे में कुछ अधिकारियों के नाम का उल्लेख भी यह हुआ है। कौन से अधिकारियों के नाम का उल्लेख हुआ है आप बताएंगे? तीसरे दीर्घ शिलालेख में कुछ अधिकारियों के नाम का उल्लेख भी मिलता है। कौन से वो अधिकारी हैं? तो आपको शायद याद होगा, भूल तो गया ही होगा, युक्त रज्जुक प्रादेशिक, युक्त रज्जुक प्रादेशिक, युक्त रज्जुक प्रादेशिक नामक अधिकारियों के नाम का उल्लेख कहां पे मिलता है? तो भाई अब यहीं पे बात होगी अशोक के किस शिलालेख में, अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामात्य की बात की जा रही है? बताएंगे जरा, धम्म महामात्य की बात की जा रही है अशोक के किस शिलालेख में? अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामात्य की बात की जा रही है? जल्दी बताएंगे। और यह धम्म महामात्य की नियुक्ति शासन के, ये जो नियुक्ति हो रही है किस वर्ष हो रही है? राज्याभिषेक के कौन से वर्ष हो रही है? आगे बात करते हैं। तो धम्म महामात्य की बात हो रही है, धम्म महामात्य की बात हो रही है 5वें दीर्घ शिलालेख में। ठीक है, 5वें दीर्घ शिलालेख में। और नियुक्ति किस वर्ष हो रही है? 13 वर्ष बाद 13वें वर्ष। ठीक है, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है ना, 13वां यही आएगा आपके ऑप्शन में। 13 वर्ष बाद या 13वां जो भी आएगा ना वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करेंगे 27 की। किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? वह वस्तुतः राजधर्म था। कोई एक इतिहासकार हैं जो यह कह रहे हैं कि शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह राजधर्म था। याद करेंगे फ्लीट महोदय को। फ्लीट महोदय यह कह रहे हैं कि अशोक ने, फ्लीट महोदय कह रहे हैं कि अशोक ने शिलालेखों पर जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह राजधर्म था। शिलालेखों के माध्यम से जो आदेश अशोक पारित किए जा रहे हैं वह उनका राजधर्म है। कौन कह रहा है? फ्लीट महोदय। इस प्रश्न को नहीं पता हो तो लिख ही ले, इस प्रश्न को लिख ही ले फटाक से। कौन कह रहा है? फ्लीट महोदय कह रहे हैं। टीजीटी के लिए नहीं, पीजीटी वालों के लिए महत्वपूर्ण है भाई।
28 की बात करेंगे, मौर्य काल में दंड विधान कैसा था? मौर्य काल में दंड विधान कैसा था? यह काफी कठोर था, काफी लचीला था, अत्यंत नरम था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दंड विधान कैसा था भाई? काफी कठोर था, काफी कठोर था। और कितना कठोर था? इतना कठोर था कि मृत्यु दंड दिए जाते थे, मृत्यु दंड दिए जाते थे, अंग भंग किया जाता था। ठीक है, 29 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ या किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष है? सिंह शीर्ष है, स्तंभ की बात हो गई। अशोक के स्तंभ, अशोक के एकाश्म स्तंभ। मौर्य काल में देखेंगे, मौर्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा मिलता है? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अशोक के एकाश्म स्तंभ मिलते हैं, अशोक के एकाश्म स्तंभ मिलते हैं। एकाश्म का मतलब क्या होता है? एक ही पत्थर को तराश करके। मौर्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण अशोक के एकाश्म स्तंभ है। यह जो एकाश्म स्तंभ है लाल बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। कहां के लाल बलुआ पत्थर से? चुनार मिर्जापुर के लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। यह जो एकाश्म स्तंभ है इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ जो है भाई वह सारनाथ का है। कौन सा है? सारनाथ का है। क्यों भाई? सारनाथ का स्तंभ सबसे अच्छा है। यह जो अशोक के एकाश्म स्तंभ है इस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। ईरानी अर्थात पारसीक प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों भाई? पारसिक अर्थात ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या लिखा हुआ है? प्रश्न लिखा हुआ है कि किस मौर्य स्तंभ पर सिंह शीर्ष बना हुआ है? तो सारनाथ में सिंह शीर्ष है। ये जो स्तंभ बना हुआ है, ये जो गोल चौकी है, इस पर जो है 4 शेर बने हुए हैं। सारनाथ में 4 शेर हैं, सांची में भी 4 शेर है। अब ध्यान से देखेंगे, सारनाथ में 4 शेर, सांची में 4 शेर, सांची में 4 शेर, सांची में 4 शेर। कोल्हुआ, कोल्हुआ का मतलब बसाड़, बसाड़ का मतलब वैशाली, यहां पे भी शेर बना हुआ है। एकल शेर है, एकल शेर है कोल्हुआ में। लौरिया नंदनगढ़ में भी एकल शेर देखने को मिलता है। तो उत्तर क्या होगा आपका? चारों होगा, 1 2 3 और 4। क्यों भाई, याद आ रहा है? कोल्हुआ कहां पे है भाई? कोल्हुआ बसाड़, बसाड़ का मतलब वैशाली। ठीक है, अब यहीं पे कुछ और बातें ध्यान से देखेंगे। रामपुरवा, रामपुरवा से अशोक का जो स्तंभ मिला हुआ है, तो रामपुरवा में 2 प्रकार के स्तंभ देखने को मिलते हैं। एक में वृषभ बना हुआ है और एक में शेर भी बना हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। रामपुरवा से जो अशोक का स्तंभ प्राप्त हो रहा है वहां पे वृषभ भी एक में देखने को मिल रहा है और शेर भी देखने को मिल रहा है। शंकिसा अर्थात फर्रुखाबाद, शंकिसा से क्या मिल रहा है? एकल हाथी मिल रहा है। सिंह नहीं बल्कि यहां पे हाथी मिल रहा है शीर्ष पर। स्तंभ के शीर्ष भाग पर क्या मिल रहा है? शंकिसा में हाथी मिल रहा है। याद आ गया? आगे बात करेंगे। रामपुरवा बिहार। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, समुद्र से समुद्र अर्थात बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? अर्थात गुजरात, सौराष्ट्र प्रांत से लेकर के पूर्व में बंगाल तक। कौन सा प्रांत, कौन सा राज्य, साम्राज्य? तो भाई उत्तर है मौर्य।
मौर्य। मौर्य काल में कौन सा एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था, जल्दी से बताएंगे। अर्ध स्वतंत्र राज्य कौन सा था, जल्दी से बताएंगे। अर्ध स्वतंत्र राज्य मौर्य काल में कौन सा एक था? तो भाई अर्ध स्वतंत्र राज्य आप जल्दी से बताएंगे। अर्ध स्वतंत्र राज्य कौन सा है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र 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 अर्ध स्वतंत्र राज्य है। चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहां का प्रांतपति सौराष्ट्र का कौन था? बात हो रही है सौराष्ट्र की। यहां का प्रांतपति कौन था चंद्रगुप्त मौर्य के समय? तो भाई पुष्यगुप्त था। कौन था? पुष्यगुप्त था। अगर बात किया जाए अशोक की, अशोक के समय सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? तो यवनराज। यवनराज एक यूनानी था जिसका नाम था तुशास्फ। कौन भाई? तुशास्फ अशोक के समय। अगर रुद्रदामन की बात किया जाए तो रुद्रदामन के समय यहां का कौन था प्रांतपति? तो रुद्रदामन के समय यहां पे सविशाख था। कौन? याद कर लेना, एक महत्वपूर्ण तथ्य है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण। रुद्रदामन के समय सविशाख था। अगर स्कंदगुप्त के समय की बात किया जाए तो स्कंदगुप्त के समय कौन था? पर्णदत्त। पर्णदत्त पर्णदत्त और चक्रपालित इनका बेटा भी था। ठीक है, याद आया? अब यहीं पे एक बात कि समुद्र से समुद्र तक तो फैला हुआ है, यहां से यहां तक ये पूरा फैला हुआ है, इधर भी है इधर भी है। और दक्षिण में यह जो सुदूर दक्षिण का क्षेत्र था, सुदूर दक्षिण का क्षेत्र, अब याद करेंगे, सुदूर दक्षिण का क्षेत्र शामिल नहीं था, मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था। यह सीमांत क्षेत्र था। कौन सा भाई? यहां पे चोल चेर पांड्य टाइप की बात की गई है। दूसरे और 13वें शिलालेख में उल्लेख है। चोल चेर पांड्य किसके समकालीन थे? तो मौर्य अशोक के अभिलेख में चोल चेर पांड्य की बात भी देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ बात करेंगे, यहां पे ये जो असम है, असम, असम से अशोक का कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। तो असम भी मौर्य साम्राज्य से बाहर था। असम भी मौर्य साम्राज्य से बाहर था, याद रखना है, याद रहेगा। याद रहेगा भाई। तो सुदूर दक्षिण तमिलाहम क्षेत्र, तमिलाहम क्षेत्र अर्थात तमिलाहम कहने का मतलब तमिल क्षेत्र, मोटे तौर पे देखा जाए तो सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र है तमिलनाडु केरल वाला, तो उसको तमिलाहम क्षेत्र कहा जाता है, चोल चेर पांड्य वाला। तो सुदूर दक्षिण मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं, असम मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े। 31 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की बात की थी? करों में कुछ रियायतों की बात की जा रही है, कहां पे की जा रही है? तो भाई लुम्बिनी स्तंभ लेख में की जा रही है। लुम्बिनी स्तंभ लेख का मतलब क्या हो गया? रुम्मिन देई स्तंभ लेख नहीं भाई, रुम्मिन देई स्तंभ लेख में करों में कुछ छूट की बात की जा रही है। 1/6 से घटाकर 1/8 की बात की जा रही है। अगर मैं आपसे यही प्रश्न पूछूं कि सबसे छोटा स्तंभ कौन सा था? तो सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मिनदेई स्तंभ लेख है। क्यों भाई? सबसे छोटा रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। क्लियर है? दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। ठीक है? चोल चेर पांड्य। श्रीलंका के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अशोक के अभिलेख में श्रीलंका के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जल्दी से बताएंगे। अशोक के अभिलेख में श्रीलंका के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जल्दी बताएंगे। 32 की बात करेंगे। अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड का विधान किया है?
अर्थात कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर पत्नी निर्भर हो और बच्चे निर्भर हो, उन पत्नी और बच्चों की समुचित व्यवस्था नहीं कर रहा है यह व्यक्ति और बन जा रहा है भिक्षु, उसके लिए दंड का विधान किया हुआ है। किसने? कौटिल्य ने विधान किया हुआ है। याद रहेगा कौन विधान कर रहा है? कौटिल्य साहब विधान कर रहे हैं। आगे बात करेंगे 33 की। अगला प्रश्न है, अशोक ने कुल कितनी रातें धम्म यात्रा में बिताई थीं? तो भाई अशोक ने कुल कितनी रातें धम्म यात्रा में? तो कुल 256 रातें। क्यों भाई? 256 रातें, 256 रातें धम्म यात्रा में बिताई थी। 34 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतान है? कहां पे एक बात कह रहा है? तो यह पृथक शिलालेख में बात कर रहा है। पृथक शिलालेख कहां से प्राप्त हो रहा है? कलिंग से प्राप्त हो रहा है। पृथक शिलालेख कहां से प्राप्त हो रहा है? कलिंग से प्राप्त हो रहा है। पृथक शिलालेख कहां से प्राप्त हो रहा है? कलिंग से प्राप्त हो रहा है। और कलिंग से जो पृथक शिलालेख प्राप्त हो रहा है, तो दीर्घ शिलालेख आपको पता है, दीर्घ शिलालेख की संख्या कुल कितनी थी? 14 थी। दीर्घ शिलालेख कुल कितनी थी? 14 थी। अर्थात 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करते 11, 12, 13, 14, कुल 14 बातें लिखी हुई थी। यही दीर्घ शिलालेख कहलाता है। अब ये जो पृथक कलिंग से प्राप्त शिलालेख है ना, तो उसमें यह जो 11 नंबर की बात थी, 12 नंबर की बात थी, 13 नंबर की बात थी, यह गायब थी। यह गायब थी। 11, 12, 13 नंबर वाली बातें गायब थी और इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ था? सभी मनुष्य मेरी संतान है, सारी प्रजा मेरी संतान है। क्लियर है भाई? आगे बात करेंगे 35 की। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के कौन भाई? तो मौर्य। कौन? मौर्य। आगे बात करेंगे 36 की। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन करने वाले पहले व्यक्ति कौन? जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन करने वाले कौन? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप क्या थे? कलकत्ता में टकसाल के अधिकारी थे। कलकत्ता में टकसाल अधीक्षक थे। कलकत्ता में टकसाल मुद्रा ढलाई के अधीक्षक थे। कौन? जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप के ही सहायक कौन थे? इनके सहायक जो थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम इनके सहायक थे। याद रहेगा। जेम्स प्रिंसेप सबसे सीनियर, उनसे जूनियर अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम से जूनियर जॉन मार्शल। यह 3 नाम याद रहेगा। जेम्स प्रिंसेप सबसे सीनियर, उनके सहायक, उनके जूनियर कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम के जूनियर कौन? जॉन मार्शल। याद रहेगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। क्लियर? आगे बात करेंगे 37 की। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? कौन जैन धर्म अपना रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य जैनी हो गया था। कहां से जानकारी मिल रही है? यह भी आपको लिखाया हुआ है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन से यह जानकारी मिल रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। और कहां पर इनकी मृत्यु होती है? श्रवण बेल गोला में। कहां पे भाई? श्रवण बेल गोला में इनकी भाई साहब की मृत्यु होती है। आगे बात करते हैं। मगध में कितने वर्ष का अकाल पड़ा था?
12 वर्ष का अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा हुआ था। कितने वर्ष का अकाल पड़ा हुआ था? मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा हुआ था। अशोक के शासन अंतर्गत भूमि की पैमाइश और बंदोबस्त से संबंधित अधिकारी क्या कहे जाते थे? तो रज्जुक भूमि की पैमाइश कर रहा है। कौन कर रहा है? मौर्य काल में रज्जुक कर रहा है, अशोक के समय काल में रज्जुक कर रहा है। याद रहेगा। प्रतिवेदक क्या था? प्रतिवेदक की जानकारी कहां से मिलती है? आप बताएंगे। प्रतिवेदक की जानकारी छठे से मिलती है, छठे लेख से, अभिलेख से, छठे लेख से जानकारी मिलती है। धम्म महामात्र की जानकारी 5वें से मिलती है। सन्निधाता अधिकारी था, अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। 39 की बात करेंगे, मिलान करना है। कलसी से क्या प्राप्त हो रहा है? तो कलसी देहरादून से वृहत शिलालेख प्राप्त हो रहा है। सन्नति गुलबर्गा अर्थात कर्नाटक, सन्नति से क्या प्राप्त हो रहा है? लघु शिलालेख प्राप्त हो रहा है। रामपुरवा से क्या प्राप्त हो रहा है? वृहत स्तंभ लेख प्राप्त हो रहा है। पनगुरिया से क्या प्राप्त हो रहा है? गुहा लेख प्राप्त हो रहा है। क्यों भाई? क्लियर है? जो भी होगा आप देख लेंगे। कलसी से क्या प्राप्त हो रहा है? कलसी से क्या प्राप्त हो रहा है? कलसी से वृहत शिलालेख प्राप्त हो रहा है। पानगुरिया से क्या प्राप्त हो रहा है? यह गुहा लेख प्राप्त हो रहा है। रामपुरवा से क्या प्राप्त हो रहा है? बृहत स्तंभ लेख प्राप्त हो रहा है। सन्नति से क्या प्राप्त हो रहा है? लघु शिलालेख प्राप्त हो रहा है। क्लियर है भाई? आगे बात करेंगे। 40, किसमें चंद्रगुप्त को सकल जम्बू द्वीप का शासक बताया गया है? सकल जम्बू द्वीप का शासक बताया गया है। किसको? जम्बू द्वीप का, संपूर्ण जम्बू द्वीप का, उत्तर भारत का शासक बताया गया है। कहां बताया गया है? महावंश में बताया गया है। कहां पे? महावंश में बताया गया है। दीपवंश और महावंश का नाम सुना है? दीपवंश और महावंश आप बताएंगे। दीपवंश और महावंश की रचना कहां पे हुई थी, कब हुई है? रचना कहां पर हुई और कब हुई? यह कौन लोग हैं भाई? यह बौद्ध धर्म से संबंधित किताबें हैं ना, बौद्ध पुस्तकें हैं ना। और यह जो बौद्ध पुस्तकें हैं दीपवंश और महावंश, इनकी रचना कहां हुई है, कब हुई है, आप बताएंगे। श्रीलंका नहीं, 5वीं सदी में, ठीक है, इनकी रचना हो रही है। कहां पे हो रही है? श्रीलंका में हो रही है। मैंने पूछा था कि अशोक के अभिलेख में श्रीलंका के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के अभिलेख में ताम्रपर्णी शब्द का प्रयोग किया गया है। नहीं, आगे बात करेंगे 41 की। बिंदुसार के दरबार में मेगस्थनीज के स्थान पर सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में कौन आया? बिंदुसार के दरबार में कोई आ रहा है मेगस्थनीज के स्थान पर। मेगस्थनीज प्रथम राजदूत था। भारत आने वाला प्रथम राजदूत कोई कौन था? मेगस्थनीज था। दूसरा राजदूत कौन हो रहा है? तो मेगस्थनीज के स्थान पे अब दूसरा आएगा। दूसरा राजदूत हो रहा है डाइमेकस। किसके समय काल में दरबार में आ रहा है? डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आ रहा है। कौन से शासक ने भेजा था? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने भेजा हुआ था। किसको? दूत बना करके डाइमेकस को। कहां का शासक था? सीरिया का शासक था। क्यों भाई? ये 4-5 प्रश्न निकल रहा है यहीं पे, ध्यान में रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। एंटियोकस प्रथम किसका समकालीन था? बिंदुसार का। एंटियोकस द्वितीय किसका समकालीन था? अशोक का। एंटियोकस प्रथम बिंदुसार, एंटियोकस द्वितीय अशोक। एंटियोकस प्रथम कहां का राजा था? सीरिया का। एंटियोकस द्वितीय कहां का राजा था? सीरिया का।
कौन सा राजदूत भेजा था? डाइमेकस भेजा था। किसके दरबार में आया था? इनके दरबार में आया था। डाइमेकस से क्या मंगाया था? अब डाइमेकस जिसके समय आया था, बिंदुसार के समय काल में आया था ना। बिंदुसार के समय काल में कौन आ रहा है? डाइमेकस आ रहा है। बिंदुसार ने डाइमेकस से क्या मंगाया था? क्या मंगाया था? एक पत्र दिया था कि हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? क्या क्या चीज मंगा रहा है? एक दार्शनिक मंगा रहा है। दार्शनिक नहीं भेजा गया। दार्शनिक नहीं भेजा गया। ड्राई फ्रूट्स मंगाया जा रहा है। ड्राई फ्रूट्स मंगाया जा रहा है, ये भेजा जा रहा है। और मीठी शराब मंगाई जा रही है, यह भेजा जा रहा है। क्यों भाई, याद आ रहा है? 42 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी प्रांत का एक प्रशासकीय केंद्र था? मौर्य साम्राज्य के दक्षिणी प्रांत का प्रशासकीय केंद्र कौन सा था? आप बताएंगे भाई, मैं नहीं बताऊंगा। प्रशासकीय केंद्र कौन सा था? जल्दी बताएंगे। दक्षिण भारत में प्रशासकीय केंद्र कौन सा था? इलिसा। इलिसा। इलिसा, यही है ना भाई? इलिसा नहीं, इलिसा। अब बात करेंगे 43 की। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? कोई स्तूप अवशेष प्राप्त हुआ है जिस पर जहां से अशोक की पत्थर की एक प्रतिमा है और प्रतिमा पर उसका नाम प्राप्त हो रहा है। कहां से? आपको यह भी बताया हुआ है, कर्नाटक का कनगनहल्ली। कर्नाटक का कनगनहल्ली। वेरी गुड। 44 की बात करेंगे। शंख लिपि के लेख। शंख लिपि के लेख। शंख लिपि में लिखा हुआ लेख किस स्थल के स्तूप अवशेषों से प्राप्त है? किस स्तूप से प्राप्त हो रहा है? तो शंख लिपि के लेख अशोक काल में भरहुत से प्राप्त हो रहा है, सांची से प्राप्त हो रहा है। कहां कहां से? भरहुत और सांची से प्राप्त हो रहा है शंख लिपि में। अब शंख लिपि कैसे लिखी आती है मुझे नहीं पता। शंख लिपि के लेख भरहुत स्तूप और सांची स्तूप से प्राप्त हो रहा है। पहला और चौथा होगा, सीधे सीधे याद करिए। आगे बात करेंगे 45 की। मेगस्थनीज के अनुसार क्या है प्रश्न? कौन सा सत्य कथन है? सत्य कथन कौन सा है? आप पढ़िए और मुझे बताइए, सत्य कथन कौन सा है? पढ़िए, उत्तर बताइए। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था और न ही यहां पर दास प्रथा थी। यह सही है? मेगस्थनीज क्या लिख रहा है? भारत में अकाल नहीं पड़ता था और दास प्रथा नहीं थी। सही लिख रहा है, भले ही गलत है लेकिन मेगस्थनीज लिख रहा है यह बात। मेगस्थनीज के अनुसार बात हो रही है। इसने पांड्य राज्य में 365 ग्राम बताया और यहां की शासिका एक महिला पांड्या को बताया, यह भी सही बात है। मेगस्थनीज वर्णन दे रहा है इंडिका में। पाटलिपुत्र के सैन्य और नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण कौटिल्य देते हैं नहीं, मेगस्थनीज देते हैं। कौन? मेगस्थनीज देते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीयों के पास लिखित कानून था नहीं। मेगस्थनीज कहते हैं कि उनके पास लिखित कानून नहीं था। तो कौन सा होगा भाई सही? सत्य कथन होगा सिर्फ 1 और 2। नहीं क्लियर है? चले आगे बात करेंगे 46 की। मौर्य प्रशासन में परिहार प्रयुक्त है। किसके लिए प्रयुक्त है? मौर्य प्रशासन में परिहार किसके लिए प्रयुक्त है?
मौर्य प्रशासन में परिहार किसके लिए प्रयुक्त है? जी, मौर्य प्रशासन में परिहार प्रयुक्त है किसके लिए? परिहार अर्थात कर में छूट की बात की जा रही है, आर्थिक अभिलेख वाली बात हो रही है, कर में छूट की बात हो रही है। आगे बात करेंगे 47 की। अशोक के किस स्तंभ पर सभी 7 लेख लिखे हुए हैं? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है भाई? कुल 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? कुल 7 है। और सातों बातें कहां पर लिखी हुई हैं? कौन से एक स्तंभ पर? तो दिल्ली टोपरा पर लिखी हुई है, दिल्ली टोपरा पर। और दिल्ली टोपरा के साथ साथ ये जो दिल्ली मेरठ है, तो यह दिल्ली कौन रहा है मेरठ और टोपरा से? फिरोज शाह तुगलक के समय काल लाया जा रहा है। और एक बात बताएं, जेम्स प्रिंसेप के भी पहले एफएसटी, जेम्स प्रिंसेप नाम आपने सुना है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था। क्यों भाई? पढ़ने का प्रयास किया था, यही आप जानते हैं ना, प्रयास किया था, किंतु गलत पढ़ा, यही बात थी ना अशोक के अभिलेख को लेकर के। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो गलत पढ़ा। लेकिन आमतौर पे लोग यही जानते हैं कि जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति है जो कि पढ़ने का प्रयास किया था। सही बात यही है कि जेम्स प्रिंसेप के भी पहले फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय काल के जो पंडित जी लोग थे ना, पंडितों से कहा था, फिरोज शाह तुगलक ने पंडितों से कहा था पढ़ने के लिए, लेकिन बट ये फेल रहे, अर्थात उस समय काल के पंडित पढ़ नहीं पाए। तो फिरोज शाह तुगलक सबसे पहले पढ़ाने का प्रयास किया हुआ था। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बात करेंगे 48 की बात। अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थ का उल्लेख मिलता है? तो अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। कितने? 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। आगे बात करेंगे 49 की। मौर्य शासन काल में पिंड कर क्या था? मौर्य शासन काल में पिंड किस प्रकार का कर था? बहुत प्रकार की भूमि बताया है आपको, 10 प्रकार की भूमि बताया है, 10 प्रकार के कर बताया हुआ है क्लास में। उसमें से एक पिंड कर क्या है भाई? गांव से वसूला जा रहा है, गांव से, एक संपूर्ण गांव से संग्रहित यह टैक्स है। सामूहिक रूप से क्या है भाई? वो पिंड कर है। एक गांव से सामूहिक रूप से कौन सा टैक्स लिया जा रहा है? पिंड कर लिया जा रहा है। आगे बात करेंगे 50 की। मौर्य काल में संपा का समीकरण किससे है? तो जौगड़ का समीकरण संपा से है, जौगड़ का समीकरण संपा से है। धौली का समीकरण किससे है? तोसली से, धौली का तोसली से, और जौगड़ का संपा से समीकरण बनता है। और धौली और जौगड़ ये कहां पे? कलिंग क्षेत्र में। नहीं, उत्तरी कलिंग में धौली, दक्षिणी कलिंग में जौगड़, उत्तरी कलिंग में धौली, दक्षिणी कलिंग में जौगड़। याद रहेगा? तो कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र बन रहे हैं, उत्तरी कलिंग धौली अर्थात तोसली, और दक्षिणी कलिंग जौगड़ अर्थात संपा। आगे बात करेंगे 51 की। निम्नलिखित में से किस काल में वलयकूप प्रथम बार प्रचलित हुए? वलयकूप मतलब छल्लेदार कुएं अर्थात रिंग टाइप का बना हुआ है। ठीक है, ऐसे कुएं, छल्लेदार कुएं सबसे पहले कहां पे, किस समय काल में? मौर्य काल में सबसे पहले भारत में वलयकूप देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे 52 की।
किस संप्रदाय के प्रति दशरथ का झुकाव था? ये दशरथ कौन है? पौत्र है किसका? अशोक का। अशोक का पौत्र कौन? दशरथ। आजीवक, क्यों भाई? आजीवक संप्रदाय के प्रति झुकाव देखने को मिलता है। इसने भी अशोक के जैसे देवानामप्रिय की उपाधि धारण की थी। इसने भी अशोक के जैसे अभिलेख लिखाया हुआ था, ठीक है। और आजीवकों के लिए दशरथ ने भी क्या किया हुआ था? तो कुछ गुफाओं का निर्माण कराया हुआ था। कुछ गुफा का निर्माण कराया हुआ था। कौन कौन सी गुफा है आपको यह भी पता होगा। 53 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन, बहुत ही अच्छा प्रश्न भाई, निम्नलिखित में से कौन जिला और गांव के मध्य स्तर पर कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी था? अर्थात जिला और गांव के बीच कौन सा ऑफिसर देखने को मिल रहा है? याद करेंगे, स्थानिक। कौन? अस्थानिक। कौन? अस्थानिक। जनगणना संबंधी अधिकारी कौन है? तो जनगणना संबंधी अधिकारी गोप है। पुलिसानी कौन है? पुलिस का ऑफिसर पुलिसानी। पुलिस का ऑफिसर पुलिसानी। प्रतिवेदक किसी भी क्षण शिलालेख संख्या 6 में प्रतिवेदक अर्थात सूचना वाहक कभी भी आकर के राजा से मिल सकता है। 54 की बात करेंगे। मौर्यकालीन मणिभद्र यक्ष की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मणिभद्र यक्ष की मूर्ति कहां से प्राप्त हो रही है? तो मथुरा के परखम नामक स्थान से। क्यों भाई? परखम नामक स्थान से मणिभद्र यक्ष की मूर्ति प्राप्त हो रही है। अगर बात किया जाए यक्षिणी की, चामर ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति कहां से प्राप्त हो रही है? चामर ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति कहां से प्राप्त हो रही है? आप बताएंगे। चामर ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति कहां से प्राप्त हो रही है? जल्दी से बताइए भाई। चामर ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? पटना के दीदारगंज से। पटना के दीदारगंज से। कहां से? पटना के दीदारगंज से। पटना के दीदारगंज से, ठीक है। आगे बात करेंगे 55 की बात। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवानामप्रिय कहलाता था? अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी? तो भाई दशरथ देवानामप्रिय की उपाधि धारण करता था। 56 की बात करेंगे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां पे हो रही है? श्रवणबेलगोला में हो रही है। श्रवणबेलगोला में। इनके समकालीन जैन गुरु कौन थे? तो इनके समकालीन जैन गुरु भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु की रचना कौन सी है? कल्पसूत्र है। भद्रबाहु की रचना कौन सी है? कल्पसूत्र। जैन धर्म का इतिहास कहां से जानकारी मिलती है? जैन धर्म के इतिहास की जानकारी कल्पसूत्र से देखने को मिलती है। क्लियर है? आगे बात करेंगे 57 की। सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से है। यह किसने बताया? तो सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। यह बात विलियम जोन्स बता रहे हैं। कौन बता रहा है? विलियम जोन्स बता रहे हैं कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। आगे बात करेंगे 58। मिलान करना है, देखेंगे भाई। चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छा विदेशी आ रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आ रहा है? मेगास्थनीज आ रहा है। बिंदुसार के समय कौन आ रहा है? डाइमेकस आ रहा है। अशोक के समय कौन आ रहा है? डायनोसियस आ रहा है। भागभद्र के समय कौन आ रहा है? तो भागभद्र के समय शुंग वंश का 9वां राजा कौन आ रहा है? हेलियोडोरस आ रहा है। हेलियोडोरस कहां से आ रहा है? तक्षशिला से आ रहा है। हेलियोडोरस कहां से आ रहा है? तक्षशिला से आ रहा है। तक्षशिला का राजा कौन था जिसने दूत बना करके भेजा था? अंतियालकीडस ने भेजा था। कौन? अंतियालकीडस ने भेजा था। हेलियोडोरस अपने आप को क्या कहता है? अपने आप को भागवत कहता
है, अपने आप को भागवत कहता है। हेलियोडोरस ने कहां पे, बेसनगर में, कहां पे, बेसनगर में, बेसनगर कहां पे है, विदिशा में है, विदिशा कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। क्या क्या किया था, एक गरुड़ ध्वज पर, कौन से, गरुड़ ध्वज पर क्या कराया था, गरुड़ ध्वज पर, सॉरी, गरुड़ स्तंभ पर, गरुड़ स्तंभ पर बेसनगर अभिलेख खुदवाया। कौन सा, एक अभिलेख खुदवाया। और इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, इस अभिलेख से अर्थात बेसनगर गरुड़ स्तंभ पर बेसनगर अभिलेख की रचना किसने कराई, हेलियोडोरस ने बेसनगर अभिलेख की रचना कराई, जो कि एक गरुड़ स्तंभ पर, गरुड़ स्तंभ पर, गरुड़ स्तंभ पर है। और इसे क्या पता चलता है, दूसरी सदी, सेकेंड सदी ईसा पूर्व में भारत में, दूसरी सदी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का विकास हो चुका था। भागवत धर्म अर्थात वैष्णव धर्म, भागवत धर्म अर्थात वैष्णव धर्म, परीक्षा में पूछा जाएगा एक प्रश्न यहां से निश्चित रूप से। वैष्णव धर्म का विकास हो चुका था, विकास हो चुका था। अब जब बात हो रही है भागवत धर्म की, भागवत धर्म की बात हो रही है, तो भागवत धर्म से व्यूह सिद्धांत का संबंध किससे है, याद करेंगे, व्यूह सिद्धांत का संबंध भागवत धर्म से है। पांच रात्र का संबंध किससे है, भागवत धर्म से है। और पंचवृष्णि वीर का संबंध किससे है, पंचवृष्णि वीर का संबंध भागवत धर्म से है। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। आगे बात करते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल में तक्षशिला। गुप्त काल में कौन, गुप्त काल में कौन, गुप्त काल में नालंदा, गुप्त काल में नालंदा। लेकिन गुप्त काल में कब से, तो कुमार गुप्त प्रथम के बाद से, कुमार गुप्त प्रथम के बाद से, याद रखना है। गुजरात में वल्लभी, गुजरात में वल्लभी है, ठीक है। आगे बात करेंगे 60 की। अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया था, तो भाई अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व की बात है, 261 ईसा पूर्व की बात है। और 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक कब होता है, 269 ईसा पूर्व में। हालांकि राजा 273 ईसा पूर्व में ही हो चुका है। और यह उत्तर क्या होगा, 8वें वर्ष बाद। नहीं, आगे बात करेंगे 61 की। पुंड्रवर्धन किस स्थान से समीकृत है, तो पुंड्रवर्धन कहां पे है भाई, बंगाल। और बंगाल अब नहीं रह गया है, पुंड्रवर्धन अब क्या हो गया है, बांग्लादेश हो गया है, ठीक है। पहले बंगाल, अब बांग्लादेश। 62 की बात करेंगे। अशोक ने कितने वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो लुम्बिनी की यात्रा की बात हो रही है 20वें वर्ष। कौन सा भाई, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा कर रहा है। आगे बात करेंगे 63 की। अशोक का समकालीन टॉलमी, टॉलमी का मतलब क्या हो गया, तुर्मय। टॉलमी का मतलब क्या हो गया, तुर्मय। कहां का राजा था, मिस्र का राजा था। टॉलमी फिलाडेल्फस का मतलब तुर्मय, कहां का राजा था, मिस्र का राजा था। 64 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने सिकंदरिया में भारतीय ग्रंथों के, सिकंदरिया में, कहां पे, सिकंदरिया में भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखने हेतु एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। कहां पे पुस्तकालय, सिकंदरिया में। सिकंदरिया आपको नहीं पता होगा कहां पे है, मिस्र में है। और मिस्र का राजा कौन था, टॉलमी फिलाडेल्फस था, जिसने भारतीय ग्रंथों के अनुवादित जो भी पुस्तकें हैं उनके लिए पुस्तकालय की स्थापना कराई थी टॉलमी ने, मिस्र में, सिकंदरिया में। चाणक्य ने 16 नगरों को रौंद डाला तथा बिंदुसार को पूर्व से पश्चिम समुद्र तट के भूभाग का स्वामी बना दिया। यह बात कहां से जानकारी मिल रही है, तारानाथ। चाणक्य की बात हो रही है, बिंदुसार की बात हो रही है। चाणक्य ने 16 नगरों को रौंद डाला तथा बिंदुसार को पूर्व से पश्चिम समुद्र तट तक के भूभाग का स्वामी बना दिया। बिंदुसार की बात हो रही है। कौन बोल रहा है यह लाइन, तारानाथ साहब बोल रहे हैं।
आगे बात करेंगे 66 की। अशोक के किस लेख में 7 बौद्ध पुस्तकों का कौन से अभिलेख में यह साक्ष्य मिलता है? भब्रू शिलालेख में, भब्रू लेख में 7 पवित्र बौद्ध पुस्तकों की जानकारी मिलती है। क्यों भाई? 7 बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख कहां पे मिल रहा है? भब्रू में। अगर यह प्रश्न पूछ लिया गया कि सबसे पवित्र बौद्ध ग्रंथ कौन सी है, सबसे पवित्र बौद्ध ग्रंथ कौन सी मानी जाती है? याद करेंगे धम्मपद। कौन सा भाई? धम्मपद। उत्तर होगा धम्मपद लगाएंगे। अलग से एक बात, आगे बढ़ते हैं। 67 किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख मिलता है? अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त दादा और बेटे का बेटा पोता कौन? अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है। 68 की बात करेंगे। मौर्य काल में राहत कार्य के लिए अन्नागारों के अस्तित्व का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? मौर्य काल में राहत कार्य के लिए अन्नागारों के राहत कार्य चलाया जा रहा है। अन्नागारों का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? तो सहगौरा से मिल रहा है। कहां से? सहगौरा से मिल रहा है। और कहां से मिल रहा है? महास्थान से मिल रहा है। महास्थान से मिल रहा है। सहगौरा और महास्थान से मिल रहा है। 69 की बात करेंगे। अशोक, अच्छा एक बात और कि यह जो सहगौरा है, सहगौरा एंड महास्थान है, यह किसके समय काल का है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल का है। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल का है। आगे बात करेंगे। अशोक के शासन काल में कुमार अर्थात राजवंश के राजकुमार ये किन स्थानों में नियुक्त थे? तो अशोक के शासन काल में कुमार कहां पर नियुक्त हो रहे हैं? तो भाई यह नियुक्त हो रहे हैं तक्षशिला में, उज्जैन में और तोसली अर्थात धौली अर्थात कलिंग क्षेत्र में। याद रहेगा। आगे बात करेंगे, याद कर लेना, महत्वपूर्ण तथ्य है। अशोक के काल की बात हो रही है। मेगास्थनीज की इंडिका निम्नलिखित के उद्धरणों में इस समय उपलब्ध है। अर्थात मेगास्थनीज की इंडिका की बातें किनके लेखों में देखने को मिलता है? तो यह टॉलमी में नहीं देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है। स्ट्रेबो, डायोडोरस, एरियन में देखने को मिलता है। तो 4 जहां भी होगा उत्तर गलत होगा। अर्थात सी 1 2 3 में। टॉलमी में नहीं देखने को मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका का कोई भी विवरण। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से, किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण कर दिया था? 6 लाख की सेना की बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के 6 लाख सैनिकों की बात हो रही है। कौन कह रहा है? प्लूटार्क कह रहा है। क्यों भाई? आगे बात करेंगे 72 की। अशोक कितने योजन तक धम्म विजय की बात करता है? तो अशोक कुल 600 योजन तक के, और ये 600 योजन तक के बाद की बात कौन से शिलालेख में? 13वें दीर्घ शिलालेख में देखने को मिलता है। 13वें दीर्घ शिलालेख में ये 600 योजन की बात करता है। आगे बात करेंगे 73 की। निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो अशोक का समकालीन नहीं था। कौन नहीं था? तो टॉलमी है, एंटियोकस थियोस द्वितीय है, मगस यह भी है, डेरियस द्वितीय नहीं है। 74 की बात करेंगे। निम्नलिखित स्थानों में से कहां वृषभ शीर्ष अशोक स्तंभ स्थित है? वृषभ शीर्ष अशोक स्तंभ कहां पर देखने को मिलता है? तो रामपुरवा से वृषभ शीर्ष वाला स्तंभ देखने को मिलता है। कहां से? रामपुरवा से देखने को मिलता है। 75 की बात करेंगे। बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख किस अभिलेख में है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यह क्या है? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति अगाढ़ आस्था का, त्रिरत्न के प्रति प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख कहां पे मिल रहा है? तो भब्रू लेख में मिल रहा है। कहां पे? भब्रू लेख में देखने को मिल रहा है। आगे बात करेंगे 76 की। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है।
आमतौर पे कहा जाता है कि मौर्य जो हैं वो मौर्य जाति से संबंधित थे। मौर्य का मतलब मोर पारने वाले, ठीक है। और यह जो मौर्य है यह कहां से जानकारी मिलती है? यह जैन ग्रंथों से जानकारी मिल रही है। लेकिन महापरिनिर्वाण सूत्र अर्थात बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। आगे बात करेंगे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था। कौन कह रहा है? मेगास्थनीज कह रहा है। कौन से नगर प्रशासन की बात कर रहा है? पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की बात कर रहा है। समिति व्यवस्था की बात कर रहा है। कितने सदस्यों की संख्या थी? तो कुल 30 सदस्यीय। आगे बात करेंगे 78 की। अशोक ने अपने किस शिलालेख में अटवी जातियों का उल्लेख किया है? आटविक जनजातियों की बात हो रही है। तो आपको बताया हुआ है आटविक जनजातियों का फैलाव कहां से कहां तक था? तो गाजीपुर से लेकर के, कहां से? गाजीपुर से लेकर के जबलपुर तक यह आटविक जनजातियां देखने को मिलती हैं। और अपने 13वें दीर्घ शिलालेख में आटविक जातियों के संदर्भ में बात अशोक कर रहा है। 13वें में क्यों भाई? 79 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने मौर्यों को पारसीक घोषित किया है? मौर्यों को पारसी का मतलब ईरानी बताया है। मौर्यों को पारसी किसने बताया हुआ है? स्पूनर ने बताया हुआ है। किसने? स्पूनर ने मौर्यों को पारसीक बताया हुआ है। याद रहेगा। आगे बात करेंगे 80 की। किस अभिलेख में अशोक ने धर्म विजय का उल्लेख किया है? धर्म विजय को श्रेष्ठ विजय बताया है। धर्म विजय को श्रेष्ठ विजय बताया हुआ है। कौन से में? तो भाई 13वां जो है ना, धर्म विजय को श्रेष्ठ विजय बताया हुआ है 13वें वाले में, ठीक है। आगे बात करेंगे 81 की और संभवतः आज के लिए लास्ट प्रश्न है। देखेंगे 14 शिलालेखों की श्रृंखला के, क्या है भाई, 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर, अच्छा, उसके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है। धौली और जौगढ़ कहां से प्राप्त हो रहे हैं? यह कलिंग से। यह पृथक शिलालेख कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कलिंग से प्राप्त हो रहे हैं। कलिंग के धौली और जौगढ़ से प्राप्त हो रहे हैं। कलिंग के धौली और जौगढ़ से प्राप्त हो रहे हैं। और यह जो पृथक शिलालेख है, दीर्घ शिलालेखों की कौन सी संख्या के स्थान पर इनको लिखा गया है? आपको बताया 11, 12, 13, 11, 12 और 13, 11, 12 और 13 के स्थान पर यह पृथक शिलालेख लिखा गया है। कौन सा? सारी प्रजा मेरी संतान है।